आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विपक्ष की ओर से भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच अब तक बाधित रहा मॉनसून सत्र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। इस सत्र को कई कारणों से याद किया जाएगा। मौजूदा सत्र जहां दिल्ली सर्विस बिल समेत कई अन्य विधेयकों के लिए याद किया जाएगा, वहीं मणिपुर के सवाल पर विपक्ष के जोरदार हंगामे के लिए भी इस सत्र का जिक्र होगा। इन सब के बीच आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होगी और फिर दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। संसद के मॉनसून सत्र में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में आज मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक पेश किया जाएगा। उच्च सदन में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं निरसन और संशोधन विधेयक 2023 को भी पेश किया जाएगा। इससे पहले कल राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज भी देखने को मिला। उच्च सदन में अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023 चर्चा के बाद पारित हो गया। वहीं व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक भी पारित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से संबंधित अनुसूचित जाति सूचीबद्ध बदलाव के लिए लाए गए संविधान आदेश संशोधन विधेयक को भी पारित किया गया। राज्यसभा में तटीय जल कृषि प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2023 भी पारित हो गया है। लोकसभा में कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और वंशवाद और रिश्वतखोरी को खत्म किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए का चरित्र सत्ता को बचाए रखना है, जबकि एनडीए सिद्धांतों की रक्षा के लिए लड़ता है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है। जनता और संसद का सरकार में पूरा भरोसा है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 9 साल में आतंकी घटनाओं में 68% की कमी आई है। जम्मू कश्मीर के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कश्मीर को आतंक मुक्त करने के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार पाकिस्तान हुर्रियत या जमीयत के साथ नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ बात करेगी। वामपंथी उग्रवाद के बारे में गृह मंत्री ने कहा कि नक्सली अब छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में सिमट कर रह गए हैं। पूर्वोत्तर के बारे में अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है। अमित शाह की प्रतिक्रिया पर भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर और विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर कैसे बात की। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि केवल विपक्ष में अविश्वास है, लेकिन देश के लोगों का विश्वास मोदी सरकार के साथ है। लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में हिस्सा लेने के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी पर अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए ऐसे गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर राहुल गांधी के व्यवहार की शिकायत की है। महिला सांसदों ने लोकसभा की फुटेज निकालकर इसकी जांच की मांग की। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि संसद के अंदर किसी सदस्य द्वारा इस तरह का व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया। वहीं केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि अपना भाषण देने के बाद राहुल गांधी ने जिस तरह का अभद्र व्यवहार किया वो भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 60 वर्षों के दौरान जब कांग्रेस सत्ता में थी, उन्होंने उन सभी सिद्धांतों को नकार दिया जिनकी वकालत महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की थी। महात्मा गांधी ने वंशवाद को अस्वीकार किया, लेकिन कांग्रेस ने वंशवाद को बढ़ावा दिया। महात्मा गांधी असमानता के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने हमारे समाज को असमान बना दिया ताकि वे विशेष लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में पोषित कर सकें। महात्मा गांधी स्वदेशी के लिए चले, लेकिन कांग्रेस ने हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशी ताकत के हाथों में गिरवी रख दिया।
कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्यों, 10 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 154 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस दौरान कई चर्चा सत्र और बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस बैठक के बाद 12 अगस्त को G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। भारत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर 3 परिणाम दस्तावेजों को अंतिम रूप देकर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए G20 में आम सहमति बनाने में सक्षम रहा है। सरकार का फार्मास्यूटिकल्स विभाग फिक्की के सहयोग से गुजरात में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर पहला इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 के कंटेरेजर का उद्घाटन आज करेंगे, जिसका आयोजन 17 से 19 अगस्त तक किया जाएगा। यह आयोजन भारत में इस क्षेत्र के विकास और वैश्विक स्तर पर इसके संभावित योगदान के लिए नेटवर्क बनाने और सहयोग का पता लगाने के अवसर पैदा करेगा। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 9वां इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एवं समिट 2023 का आज से आयोजन किया जा रहा है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। इस आयोजन में हर प्रकार के उद्यमी अपने स्टॉल लगाएंगे। 3 दिवसीय MSME एक्सपो में पार्टनर देश के तौर पर रूस शामिल होगा। उद्घाटन समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार भी किसानों को साल में 6,000 रुपए देगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र द्वारा दी जाने वाली राशि को मिलाकर अब किसानों को साल में कुल 12,000 रुपए मिला करेंगे। ओडिशा के डीजीपी सुनील कुमार बंसल के अनुसार हथियारों के बड़े जखीरे की बरामदगी हुई है, जिसमें 165 से अधिक हथियार, बारूद और अन्य हथियार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये हथियार पिछले कुछ हफ्तों में सिमिलीपाल के आरक्षित वन क्षेत्र से बरामद किए गए हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी सफलता है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 4 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बादल फटने से भारी तबाही मची है, जिसके कारण गिरी नदी का जल प्रवाह बढ़ गया है। आसपास के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान हवा की गति भी तेज रहेगी। वहीं अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली में हवा की वजह से तापमान सामान्य बना हुआ है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड के ढालवाला और खारा इलाकों में लगातार बारिश के कारण जलभराव हुआ है। एसडीआरएफ ने कल रात राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया था। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का नया जत्था पंथा चौक बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम मार्गों से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। गौरतलब है कि कल जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के कारण जम्मू से श्रीनगर तक अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई थी। आज विश्व शेर दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व भर में 10 अगस्त को मनाया जाता है। गुजरात में विश्व शेर दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इस समारोह का सीधा प्रसारण सौराष्ट्र के 10 जिलों के 8,500 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से मौद्रिक नीति की समीक्षा के नतीजों की घोषणा आज सुबह की जाएगी। ब्याज दरों, धन की आपूर्ति, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण जैसे विषयों पर होगी चर्चा। सरकार खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी। भारतीय खाद्य निगम ई नीलामी के माध्यम से ओपन मार्केट सेल योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से गेहूं और चावल को खुले बाजार में बेचेगा।
नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि सरकार ने गेहूं और चावल की कीमतें कम करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि चावल और गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सरकार का मुख्य उद्देश्य कीमतों को उचित दर पर रखना है। उपभोक्ताओं को अब टमाटर की महंगाई से राहत मिलने लगी है। मंडियों में इस महीने टमाटर की कीमतों में काफी गिरावट दर्ज की गई है, जिसका असर टमाटर के खुदरा भाव पर भी दिख रहा है। अगले 10 से 15 दिन में टमाटर के भाव तेजी से गिर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28% कर लगाने के लिए जीएसटी कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। सेबी ने निवेशकों और निर्गम जारी करने वालों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया। नियामक ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों के सूचीबद्ध होने की समय सीमा घटाकर आधी यानी 3 दिन कर दी है। वर्तमान में यह समय सीमा 6 दिन है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 59,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली। चांदी 355 रुपए की गिरावट के साथ 70,915 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंची। टाटा सन्स ने राजस्व के रूप में 35,058 करोड़ रुपए और स्टैंड लोन आधार पर 22,132 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। वित्तीय वर्ष 2022 में कंपनी ने 24,132 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया और 17,171 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। सरकार की ओर से संचालित आईआरसीटीसी के शेयरों में कंपनी द्वारा इस वित्तीय वर्ष में जून तिमाही के आंकड़े जारी करने से पहले 1% से अधिक का कारोबार हुआ। देश का कोयला आयात चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 1.82% घटकर 6.83 करोड़ टन पर आ गया। पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 6.95 करोड़ टन से अधिक रहा था। बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस और इंडसइंड बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाली ब्याज की दरों में कटौती की है। हालांकि बैंक ने महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम शुरू, जिसमें 7.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। श्रीराम ग्रुप के फाउंडर आर त्यागराजन ने अपने छोटे से घर और $5,000 की कार को छोड़कर लगभग सारी संपत्ति कुछ कारोबारियों को दान में दी है। ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में 86 साल के त्यागराजन ने कहा, मैंने $750 मिलियन यानी करीब 6,000 करोड़ रुपए का दान दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सलाह पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को उसके 5 साल के संवैधानिक कार्यकाल की समाप्ति से 3 दिन पहले भंग कर दिया। इसके साथ ही देश में आम चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनकी सरकार को अपने 16 महीने के शासन के दौरान पिछले शासन की लापरवाही और विफलताओं का बोझ उठाना पड़ा। उन्होंने इमरान खान की पूर्ववर्ती सरकार पर मित्र देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्तों को खराब करने का आरोप लगाया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी याचिका पर 4 से 5 दिन में फैसला लिया जाएगा। इस्लामाबाद की निचली अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद पंजाब पुलिस ने लाहौर में खान के आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। नेपाल के मुख्य विपक्षी दल सीपीएन यूएमएल ने करीब 100 किलोग्राम सोने के तस्करी घोटाले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग करते हुए बुधवार को भी संसद की कार्रवाई में व्यवधान जारी रखा। चीन में अमेरिकी निवेश पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने इस फैसले को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने एक बयान में कहा कि यह फैसला अमेरिका को सुरक्षित रखने और सैन्य नवाचार की अगली पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के जापोरिजिया शहर पर रूस द्वारा किए गए एक मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। इस हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं।
अमेजन शिखर सम्मेलन में 8 राष्ट्रीय क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत पर्यावरण नीतियों और उपायों की एक सूची पर सहमत हुए, लेकिन वनों की कटाई को समाप्त करने के लिए एक सामान्य लक्ष्य पर सहमत होने में विफल रहे। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सेना के शीर्ष जनरल को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही किम ने युद्ध की संभावना के लिए और अधिक तैयारी करने, हथियारों का उत्पादन बढ़ाने और सैन्य अभ्यास के विस्तार का आह्वान किया। इक्वाडोर में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार फर्नांडो विलाविंसिया ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। चुनाव प्रचार के सिलसिले में किट्टो गए फर्नांडो को एक शख्स ने गोली मार दी। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा कि जर्मनी और यूक्रेन कीव ने पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति पर सहमति जताई है। जेलेंस्की ने कहा कि यह निश्चित रूप से यूक्रेन को एक महत्वपूर्ण हवाई ढाल बनने के करीब लाएगा। अमेरिका की हवाई द्वीप माउ में जंगल की लगी आग के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। प्रशांत महासागर के निकटवर्ती तूफान की वजह से लगी आग के कारण हजारों लोग बिजली और संचार सेवा की किल्लत से जूझ रहे हैं। ट्यूनीशिया से शरणार्थियों को लेकर इटली आ रही एक नाव पलटने से 41 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा सिसिली द्वीप के पास हुआ है। हादसे में बचाए गए 4 शरणार्थी गुआना और आइवरी कोस्ट के हैं, जिन्हें तटरक्षक दल ने हिरासत में ले लिया है। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में ग्रुप दौरे आखिरी मुकाबले में पाकिस्तान टीम को 4-0 से हरा दिया। इस हार के बाद पाकिस्तान प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to Seat. बेटा change soon. It's monsoon. ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पाकिस्तान पर इस जीत के साथ भारत ग्रुप दौर में शीर्ष पर रहा। भारत अब शुक्रवार को सेमीफाइनल में जापान से भिड़ेगा। गायल मोनफिल्स ने कनाडा ओपन में उलटफेर करते हुए स्टेफानोस सित्सिपास को 6-4, 6-3 से हरा दिया है। 36 वर्षीय मोनफिल्स ने चौथे नंबर के खिलाड़ी सित्सिपास को महज 85 मिनट में हराया। विंबलडन सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज से हारने के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धा कर रहे दूसरी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने इतावली क्वालिफायर मोटो अर्नाल्डो पर 6-2, 7-5 की जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बना ली है। अगले दौर में उनका सामना इटली के लोरेंजो मुसेटी से होगा। कैस्पर रूड ने जीरी लेहका को 2 सेटों में 7-6, 6-4 से हराकर कनाडा ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। अगले दौर में उनका सामना स्पेनियार्ड एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना से होगा।
इटली के जेनिक सिनर ने कनाडा ओपन के दूसरे दौर में अपने हमवतन मटियो बेरेटिनी को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। सिनर ने बेरेटिनी को 6-4, 6-3 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में उनका सामना एंडी मर्रे से होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने कनाडा ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। अलकराज ने दूसरे दौर के मुकाबले में अमेरिकी खिलाड़ी को 6-3, 7-6 से हराया। आईसीसी ने भारत में होने वाले वनडे विश्व कप के कार्यक्रम में 9 मैचों की तारीख में बदलाव किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच अब 15 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। इंग्लैंड दौरे के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। 4 वनडे की सीरीज के लिए तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट और काइल जैमिसन को टीम में शामिल किया गया है। भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने अभियान का अंत अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ किया है। इस टूर्नामेंट में भारत ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक के साथ रिकॉर्ड 26 पदक जीते। भारत की 21 सदस्यीय निशानेबाजी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक पर निशाना साधा। टूर्नामेंट में भारत 7वें स्थान पर रहा। फीफा महिला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल का लाइनअप तय हो गया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुक्रवार और शनिवार को खेले जाएंगे। बॉलीवुड अभिनेता अमित साध की फिल्म घुसपैठ बिटवीन बॉर्डर्स को द फ्लिकर्स रोड आइलैंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है। फिल्म दिवंगत पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के जीवन से प्रेरित है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह सिल्वर स्क्रीन पर डॉन का किरदार निभाएंगे। फिल्म के तीसरे संस्करण डॉन 3 का पहला लुक जारी कर दिया गया है। डॉन और डॉन 2 में शाहरुख खान ने डॉन का किरदार किया था। वर्ष 1978 में प्रदर्शित फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन ने डॉन का किरदार किया था। बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार की आने वाली फिल्म यारियां 2 का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज हो गया है। यारियां 2 में दिव्या खोसला कुमार, मिजान जाफरी अहम भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म अभिनेता महेश बाबू के जन्मदिन पर उनकी आगामी फिल्म गुंटूर कारम का नया पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म 12 जनवरी 2024 को रिलीज होगी। फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा और सामंता की फिल्म खुशी हिंदी में रिलीज होने जा रही है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 1 सितंबर को रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री कृति सेनन की फिल्म भेड़िया का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर कलर्स सिनेप्लेक्स पर 15 अगस्त को रात 8 बजे होगा। बॉलीवुड अभिनेत्री दीप्ति नवल की फिल्म गोल्ड फिश का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में अनामिका और साधना 2 महिलाओं की जिंदगी के उलझन को दिखाया गया है। फिल्म में दीप्ति नवल के अलावा कल्की और रजत कपूर जैसे कलाकार नजर आएंगे। बॉलीवुड की आने वाली फिल्म गदर 2 इस इंडिपेंडेंस वीक में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सनी देओल के कमाल के एक्शन सीन्स और अमीषा पटेल की मासूमियत से भरी गदर 2 एडवांस बुकिंग में पहले से ही झंडे गाड़ रही है। सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म जेलर के साथ 2 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। 5 अगस्त से फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुई और देखते ही देखते तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई शहरों में 15 अगस्त के सारे शो बुक हो गए हैं।